हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 11 यहाँ पर देखेंगे हम लोग। आज टोटल आपको 24 आपको प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है दोस्तों, जिसमें कि आज हम लोग 11 देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपको द प्लेटफॉर्म का जो है कि हम लोग वॉल्यूम 1 सीरीज़ 1 हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीरीज़ 2 भी देखेंगे। उसमें आपको अच्छे और थोड़ा टफ क्वेश्चन का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है सेट नंबर 11 का। 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पहले 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? तो एक हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों, इटावा और गोरखपुर। क्या हो जाएगा? इटावा और गोरखपुर में यह योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात पूछा जा रहा है कि कितना है। 919, 916, 917 या 918? तो 2 का दोस्तों डी हो जाएगा 918। 918 आपको लिंगानुपात है। ये आपको प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 918 महिला प्रति हजार पुरुष पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने बिहार का लिंगानुपात है 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है तो किसमें वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में? तो 3 का बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला की सहायक नदियाँ क्या हैं? कमला की सहायक नदियाँ क्या है? तो 4 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए, सोनी, बलान और ढोरी, तीनों ये जो करके है ना, आपको कमला की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है निम्नलिखित में से? एक ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, रॉयल सीमा या तमिलनाडु तट? तो 5 का सी हो जाएगा, रॉयल सीमा। रॉयल सीमा जो है ये आपको सूखाग्रस्त क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक है तो 6 का बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था ना, वो कौन सी योजना के तहत हुआ था? तो 7 का ए हो जाएगा आपको, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? देखिए, अफीम जो होता है ना, जो नशे वाली चीज़ है, ये किस पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो 8 का डी होता है। देखिए, फूल से बनता है अफीम। किससे बनता है? पौधे के फूल वाले भाग से बनता है अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 9 नंबर, भूकंप होने से क्या होता है? देखिए, भूकंप होने से क्या होता है? तो 9 का बी हो जाएगा, दरार। क्या होता है? दरार। वर्षा, दरार, बारूदी विस्फोट, आदि तूफान। तो दरार होता है ऑब्वियसली आपको भूकंप होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 नंबर, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो 10 का डी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजा, ये तीनों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 11 नंबर, मठ, चैत्य और स्तूप का किस धर्म से संबंधित है? देखिए, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 11 का ए हो जाएगा आपको, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये सब। मठ, चैत्य, स्तूप ये सब बौद्ध धर्म से ये सब संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 12 का दोस्तों सी हो जाएगा आपको, वैशाली में। कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 13 नंबर, मुद्रा के सापेक्ष गलत क्या है? गलत है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है तो क्रय विक्रय की शक्ति नहीं, ये आपको सही है। गलत के बारे में पूछ रहा है कि गलत क्या है? यह साख सृजन करता है, यह भी सही है। यह मुद्रास्फीति को रोकता है, यही गलत हो जाएगा आपको। तो यही आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? देखिए, एलिसा जो परीक्षण है किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 14 का बी हो जाएगा, एड्स।
एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है? 15 का सी हो जाएगा B.R. मेहता को। किसे? B.R. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, क्या किसका साधन है? मौद्रिक नीति का, उदार नीति, राजकोषीय नीति का या कर नीति का? तो 16 का आपको देखिए दोस्तों सी हो जाएगा राजकोषीय नीति का। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो राजकोषीय नीति का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? देखिए 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा, तो 17 का सी हो जाएगा हुमायूं। कौन रहा? हुमायूं तक आपको 15 साल तक निर्वासन में रहा, यानी कि कोई भी ये मतलब राज नहीं करता रहा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 18 नंबर, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो 18 का सी हो जाएगा बहमनी राज्य की। बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया? अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया? अलबरूनी 19 का ए हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी यहाँ आया था, उसी के राज्यकाल का वर्णन किया इसने, अलबरूनी ने। अगला प्रश्न है 20 नंबर, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? देखिए गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो 20 का सी हो जाएगा आपको औरंगजेब ने दिया था। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? 1799 में टीपू सुल्तान की किस युद्ध के दौरान? तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था आपको 1767 से 69 चला था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा चला था आपको 1780 से 84, ध्यान रखेंगे। और तीसरा चला था 1790 से 92, और चौथा चला था ये आपको 1799 में हुआ था, ठीक है, युद्ध। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे 4 युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो उस चौथे वाले में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? मौर्य काल के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? तो 22 का आपको सी हो जाएगा चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ, ठीक है। इन सभी देशों के साथ आपको मौर्य काल में भारत का व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में जो हुआ था आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। ध्यान रखेंगे आपको, इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? देखिए कौन से महासागर का बोला सबसे गहरा बिंदु आपको? जावा गर्त। जावा को कौन से महासागर में पड़ता है? जावा गर्त यानी कि सबसे गहनतम बिंदु को कहा जाता है गर्त, या मेरे ट्रेंच, जिसको ट्रेंच बोला जाता है इंग्लिश में। तो 24 का हो जाएगा सी, आपको हिंद महासागर का है। किसका है? जावा गर्त, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? देखिए सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण किया था? तो 25 का बी हो जाएगा अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट पुस्तक से ग्रहण की थी महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार कौन था? देखिए बिहार का पहला, बिहार से आ जाएगा तो VBI इसको लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्पेशली आपको BSSC बिहार SSC की ही तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा बी, सर्व हितैषी। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखेंगे लोग। सर्व हितैषी जो था ना, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों इसमें क्या है, सुमेलित करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ए ऑप्शन कहता है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये किसने कहा था? ये हो जाएगा आपको लाला लाजपत राय। एक आपको 3 हो जाएगा, ठीक है, लाला लाजपत राय। 1928 में जो शामिल कमीशन जो आया था ना, तो उसी का विरोध किए थे लाला लाजपत राय। तो लाठी का इन पे प्रहार हुआ था, जिनमें इनकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई थी। ये इनका कथन है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। ये आपको गांधी जी का कहना था, ठीक है। ये महात्मा गांधी से मिलान कर देते हैं। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, ये आपको जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा कथन। और इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, ये तो सभी जानते होंगे, भगत सिंह। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लेंगे, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए A का 3, B का 2, B हो जाएगा इसमें उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
28 नंबर 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उस समय उसमें दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो पहला तो आपको विनोबा भावे थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चला था तो उसमें कौन थे, पहला कौन थे, विनोबा भावे थे। विनोबा भावे पहले थे। तो दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो 28 का दोस्तों बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को। अब पहला कौन थे, पहला थे आपको विनोबा भावे, और तीसरा दोस्तों याद रखेंगे, तीसरा थे आपको ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त। ठीक है, तीसरा आपको थे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, इसको ध्यान रखेंगे लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 29 नंबर, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। देखिए लोकमान्य तिलक जो थे आपको किस विचारधारा के पोषक थे, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा बी, उग्र विचारधारा। उग्र विचारधारा के पोषक थे लोकमान्य तिलक है, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 के बाद 30 नंबर, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम था। देखिए 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज दल का निर्माण किया था, यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, स्वराज दल के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में। और उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था, कांग्रेस का विरोध, चुनावों का विरोध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, या चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध है। तो 29 के बाद 30 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा कि चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। ठीक है ना, चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना उनका मुख्य कार्यक्रम था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। देखिए भारत का जो उत्तरी मैदान है पूरी तरह से कौन सी मिट्टी से निर्मित है, तो 31 का बी हो जाएगा आपको जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा आपको भारत में कौन सी मिट्टी पाया जाता है, यही जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, लगभग 22% भाग पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 32 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारी की रक्षा के लिए लेखा यानी कि रिट जारी करने का अधिकार है। तो लेखा जो रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 32 का डी हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जो है आपको, इसके अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा डी, ये एक विधायी अधिकार है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में यानी कि लोकसभा की कंपेरिजन में कुछ मामले में कम अधिकार हैं, इस संबंध में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं, संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वही स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो देखिए 34 का आपको पहला ही गलत है, तो यही हो जाएगा आपको सही उत्तर। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, ये सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकता, ये भी सही है, क्योंकि आपको कार्यपालिका क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है इसलिए अपदस्थ नहीं कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकती, ये भी सही, आपका पहला ही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 35 नंबर, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी क्या स्थिति होती है, तो 35 का बी आंसर हो जाएगा, वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, यही स्थिति होती है, वह राज्य की कार्यकारिणी जो होता है, जितना भी कार्य होता है राज्य का, उसका अध्यक्ष होता है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि। देखिए भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि संसद एक संप्रभुता संपन्न संस्था है, संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है, नहीं ये नहीं होगा। संसद में 2 सदन है, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। आपको देखिए 36 का डी आंसर सही हो जाएगा कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा प्राधिकार आपको है, तो वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और कानूनी, राजनीतिक और नाम मात्र का, संवैधानिक और नाम मात्र का। सही उत्तर से उसमें से चूज करना है, तो 37 का डी हो जाएगा उत्तर दोस्तों, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 हो जाएगा इसमें से, औपचारिक और कानूनी, और इसमें से हो जाएगा संवैधानिक के और नाम मात्र का। ये आपको राष्ट्रपति के पास है आपको ये भारत प्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों 38 नंबर,
समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या 38 का सी हो जाएगा, केंद्र का कानून मान्य होगा दोनों स्थिति में। ठीक है, देखिए समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन परंतु दोनों के विरोध की स्थिति में आपको केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका? केंद्र का कानून ही मान्य होगा, न कि राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून जब आती है तो कौन सा राज्य जो है कि सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करती है? तो 39 का सी हो जाएगा आपको तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो 40 का देखिए एक हो जाएगा जोंगखा। जोंगखा जो है आपको ये भूटान का आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो 41 का सी हो जाएगा बैकाल झील को। बैकाल झील जो है आपको ये रूस में पड़ता है, ये रूस में, रशिया में, यह पर्ल ऑफ साइबेरिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ीदार खेती, जो सीढ़ीदार जो खेती होता है ना, सीढ़ी नुमा, ठीक है, वो अधिक होती है कहाँ? मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, मालाबार तट में, या दक्षिण के पठार पर। तो 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र पर। जो पर्वतीय क्षेत्र जो होता है ना, वहीं पर आपको ये सीढ़ीदार खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 43 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपको सी हो जाएगा, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का साथ साथ ये भी एक दूसरे याद रखेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पीएम, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होता है, इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो भारत में प्रगतिशील प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 44 का डी हो जाएगा आयकर यानी कि इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो है कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात है यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके साधन है? तो परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और जाकर के इसमें हो जाएगा खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? 45 का ए हो जाएगा मौद्रिक नीति। किसके साधन है? मौद्रिक नीति के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46 नंबर, अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया है? 46 का बी है IMS-1। IMS-1 को IMS-1 सैटेलाइट को बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 से, देखिए योनेक्स कनाडा 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हरा कर जीता? लक्ष्य सेन जीता है आपको योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी को हरा करके जीता है? तो 47 का बी हो जाएगा ली शिफेंग, ये चीन का था, ली शिफेंग को हरा कर जीता है। 48 नंबर प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए ध्यान देंगे कि पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति अमेरिका में कहा जाए, अमेरिका की कमला हैरिस हैं ये, इनको भी ध्यान में रखेंगे कि कौन है कमला हैरिस। इनकी जीवनी है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ए चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, जून 2023 में भारत सरकार के द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया? मणिपुर में अभी जो हाल ही में जो हिंसा हुआ वहां पर, तो उसकी जांच कमेटी का गठन किया गया था। तो कौन सा, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? गीता मित्तल, आशा मेनन, रेखा शर्मा या अजय लांबा? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा इसमें अजय लांबा। किसके? अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? देखिए चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 का जो उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? तो 50 का सी हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ट्रेड मिल टेस्ट जो है आपको कौन से चिकित्सा से संबंधित है? तो 51 का ए हो जाएगा हृदय। किससे संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट हृदय यानी कि हार्ट से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर प्रश्न है
कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। देखिए ध्यान देंगे, प्रतिष्ठित आपको यह बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 2023 का। कृषि और खाद्य उत्पादन क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है ये 2023 प्रतिष्ठित बोरलॉग अवार्ड। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वाति नायक को। किसको? स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा n स्क्वायर गुना हो जाएगी। 53 का डी हो जाएगा आपको n स्क्वायर गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है। तो 54 का बी हो जाएगा प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो है डाटा भंडारण जो करती है उसमें ऑब्जर्व डाटा जो भंडारण करती है ऑब्जर्व करती है तो प्रकाशिक होता है वो, ऑप्टिकल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव या प्रोटॉन पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको समान होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में पूछ रहा है कि कौन से कण समान होते हैं। तो 55 का सी हो जाएगा ई निगेटिव पी पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव। और इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन आपको उदासीन होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यहाँ ध्यान रखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो 56 का एड्रीनल हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं यानी कि वहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। मानव का कौन सा भाग जो है कि मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। तो 57 का बी हो जाएगा आपको जांघ की हड्डी। ठीक ना, मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है कौन सा भाग, तो जांघ की हड्डी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण क्या हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आपको उसका त्वरण क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। यानी कि एक लिफ्ट में अपने भार का दोगुना प्रतीत हो रहा है तो किस कंडीशन में, जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 0 या 4G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो 58 का बी हो जाएगा दोस्तों, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। यानी कि जब ऊपर की ओर जब लिफ्ट जा रही होती है ना तो अपने भार का दोगुना आपको उसमें प्रतीत होता है, महसूस करता है, तो उसका त्वरण आपको यही होगा, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। तो 59 का बी हो जाएगा आपको ऑक्सीपिटल लोब। क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब। मानव शरीर के विज्ञान के संदर्भ में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है, तो ऑक्सीपिटल लोब। अगला प्रश्न है आपको 60 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। तो 60 का डी हो जाएगा दोस्तों डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है ना, ये आपको गुणसूत्र संबंधी विकार है। 61 नंबर प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। देखिए पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या है। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना या शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। तो 61 का दोस्तों देखिए डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी हो जाएगा। मनुष्य के रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट करना होना, मोतियाबिंद भी होना होता है, हो जाता है, हो सकता है, चमड़ी का कैंसर होना या शैवाल को उत्पादन में 6 से 12% कम होना, यानी कि सभी हो जाएगा। ये आपको चारों राइट है इसमें से, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 62 का आपको देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, 1%। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी आ चुका है। तो कितना परसेंट, 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये आपको अभी बीपीएससी टीचर वाले में आया था ये प्रश्न। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 63 नंबर, एक समान विवृतीय गति में होता है। देखिए एक समान विवृतीय गति में क्या होता है। 63 का डी हो जाएगा आपको चाल अचर वेग चर रहते हैं, चाल अचर होते हैं और वेग चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 64 नंबर, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
तो 64 का देखिए आसवन कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, आसवन, यानी कि किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया आसवन कहलाता है। अगला प्रश्न है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, सब्लिमेशन के द्वारा, यानी कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, सब्लिमेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 66 नंबर, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रीडिया द्वारा छोड़ा जाता है। देखिए केचुए का मुख्य पदार्थ विसर्जित जो नेफ्रीडिया के द्वारा छोड़ा जाता है, तो 66 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, यूरिया। क्या हो जाएगा, यूरिया आपको कहलाता है, विसर्जित पदार्थ क्या है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल बनने की मुख्य संबंध है, कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? तो 67 का सी हो जाएगा, एंथोजोआ से। अगला प्रश्न हो जाएगा 68 नंबर, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? देखिए केमिस्ट्री में पूछा जा रहा है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 68 का, जेबोकस हेनरिकस वेंटहॉफ है। आपको इसको देखिए शॉर्टकट में याद कर लीजिए, जे एच वेंटहॉफ, ठीक है, वेंटहॉफ, ठीक है, वेंटहॉफ, जे एच वेंटहॉफ यानी कि जेबोकस हेनरिकस वेंटहॉफ है, सही उत्तर है, ठीक है। वहीं आपको याद रखेंगे कि मैडम क्यूरी ही जो है आपको कि दो अलग अलग क्षेत्र में इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको एक बार आपको भौतिकी के क्षेत्र में आपको 1903 में मिला, ठीक है, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपको केमिस्ट्री में मिला था इनको 1911 में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, सुमेलित कीजिए। देखिए आपको सुमेलित करना है, कौन सा सूत्र आपको कौन से गैस का है? तो 69 का देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, देखिए गोबर गैस क्या हो जाएगा, देखिए गोबर गैस CH4 को कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, देखिए गोबर गैस किसको कहते हैं, CH4, मीथेन को कहा जाता है गोबर गैस। कोल गैस क्या हो जाएगा, देखिए कोल गैस हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा कोल गैस का, H2CH4 और CO, यानी कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस क्या हो जाएगा, देखिए प्रोड्यूसर गैस आपको CO+N2 होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस में। तो प्रोड्यूसर गैस आपको देखिए CO+N2 हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, और वाटर गैस हो जाएगा जल गैस में आपको CO+H2। देखिए वाटर गैस जल है तो H2 हाइड्रो हो गया आपको हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो आपको हाइड्रोजन प्लस CO हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या ए इज द राइट आंसर, 69 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम जिसको कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? जो मृत्यु के उपरांत जो शरीर की जो जांच होता है जिस अथवा उसको पोस्टमार्टम जो होता है उसको क्या कहते हैं? बायोप्सी, ऑटोप्सी, डायलिसिस या स्टेरिलाइजेशन। तो 70 का आपको देखिए दोस्तों हो जाएगा, 70 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑटोप्सी कहा जाता है उसको। ध्यान रखेंगे कि जब मृत्यु जिसकी भी हो जाती है तो उसके शरीर की जो जांच की जाती है जिसको हम लोग पोस्टमार्टम कहते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑटोप्सी कहा जाता है, ऑटोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज का स्राव जो होता है आपको आमाशय से होता है, कहाँ से? आमाशय से। 72 नंबर प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक विकिरण, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? देखिए जो सूर्य का से हानिकारक किरण जो आता है ना उसे आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मों में प्रयुक्त कांच का किसका मिश्रण होता है? तो 72 का देखिए सी हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है प्लॉमान जीन जो होता है आपको जंपिंग जीन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 73 का सी हो जाएगा आपको, बारबरा मैक्लिंटोक ने आपको प्लॉमान जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 74 नंबर, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है? वसा ठोस केसिन में परिक्षेपित होती है, वसा में जल परिक्षेपित होती है, जल में वसा परिक्षिप्त होती है, और केसिन का जल में निलंबन होता है। तो 74 का देखिए दोस्तों बी हो जाएगा, वसा में जल परिक्षेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? देखिए आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, तो 75 का ए हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ये इज द राइट आंसर, आपको आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।